चितलिन पूछना था कुछ? तो हमारे पास मोलालिटी और मोलारिटी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया और मोल फ्रैक्शन किया। हम अगली टर्म लिखने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी। लिखिए नॉर्मेलिटी। It is defined as number of moles of solute. It is defined as number of moles of solute dissolved per liter of solution. It is defined as number of moles of number of gram equivalents of solute. Moles का number of gram equivalents of solute dissolved per liter of solution. Number of gram equivalents of solute dissolved per liter of solution. Gram equivalents do not have any physical significance, which means they do not represent any fixed number of particles. They do not have any fixed number of particles. Right? तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स की तरह नहीं है। ग्राम इक्विवेलेंट कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है। ग्राम इक्विवेलेंट एक टूल है जो केमिस्ट्री ने डेवलप की इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई क्वेश्चन। ग्राम इक्विवेलेंट सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म है जो केमिकल कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए डेवलप की गई है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्मेलिटी वी से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का मतलब हो गया NEQ से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे। जैसे खाली N नंबर ऑफ मोल्स है वैसी NEQ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। मोल्स निकालने के लिए गिवन वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए गिवन वेट बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट है क्या चीज? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इस एक्सप्रेशन में है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। ये मोल कंसेप्ट का पार्ट नहीं आता स्कूल लेवल एग्जाम्स में, बट एंट्रेंसेस में सभी में आता है और नॉर्मेलिटी हर केमिकल इक्वेशन में यूज हो रही है क्योंकि ये टूल ही इसलिए बनाया गया कि हम केमिकल इक्वेशंस को करना सीख पाए। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर इनटू और वैलेंसी फैक्टर। अब n फैक्टर है क्या चीज? n फैक्टर इज कॉज ऑफ रिएक्शन। तो जितने स्टूडेंट्स ये चाहते हैं एक फॉर्मूला मिल जाए और हम न्यूमेरिकल निकाल लें, उसके लिए नॉर्मेलिटी सबसे डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि नॉर्मेलिटी के हर क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा कि जिस कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं उसकी कॉज ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलता है? CO2 का वेट निकाला 12 + 2 × 16 44 डिफाइंड हो गया। H2SO4 निकाला 2 × 1 + 32 + 64 98 डिफाइन। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऐसी टर्म नहीं है। सेम ही कंपाउंड के डिफरेंट ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। n फैक्टर इज कॉज ऑफ रिएक्टिविटी। देयर आर 6 डिफरेंट वेज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट रिएक्टिविटी और n फैक्टर। इस चैप्टर में जो मेन यूज होने हैं वो दो हैं n फैक्टर ऑफ एसिड एंड n फैक्टर ऑफ बेस।
हम सभी जानते हैं एसिड्स रिएक्ट बाय गिविंग H पॉजिटिव एंड बेसिस रिएक्ट बाय गिविंग OH नेगेटिव, लेकिन हम यहाँ पर वर्ड लिखते हैं आयनाइजेबल H। बहुत सारे कंपाउंड्स में जो H अवेलेबल हैं वो आयनाइजेबल नहीं, इसलिए N फैक्टर इज ऑलवेज आयनाइजेबल H, कितने H दे सकता है। स्कूल लेवल पर नॉर्मेलिटी मोल का हिस्सा नहीं है, बट इक्विलिब्रियम है, रिडॉक्स रिएक्शन है, सभी में। तो वहां पर जब पूछा जाता है N फैक्टर तो वो कहते हैं आयनाइजेबल H और बेस के लिए आयनाइजेबल OH। लेकिन एंट्रेंसेस के हिसाब से N फैक्टर ऑफ एसिड इज बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ एन एसिड। ये बोलूं या आयनाइजेबल H बोलूं वो लगभग एक जैसी चीज है, बट हमेशा सेम नहीं। तो अगर मेरे से पूछा जाए N फैक्टर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो मैं कहूंगा इसके पास 2 H है, इसलिए इसका N फैक्टर 2 है। तो मैं इसको रिएक्शन से कैसे एक्सप्लेन करूंगा? H2SO4 has ability to neutralize 2 moles of OH negative in order to give H2O plus सल्फेट। तो एक मॉलिक्यूल कितने H दे रहा है? 2 मॉलिक्यूल H के, 2 आयन H के दे रहा है। इसी तरह N फैक्टर ऑफ HCl is 1, N फैक्टर ऑफ HNO3 is 1, N फैक्टर ऑफ H3PO4 is 3। ये 3-4 स्टैंडर्ड एसिड हैं जो आपके बेसिक लेवल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए हम ये सोचने लग जाते हैं कि जितने H हैं उतना ही N फैक्टर है। लेकिन एंट्रेंसेस में क्वेश्चन आते हैं इनके अलावा, ये तो आते ही हैं, वो बोलते हैं H3PO3, इसका N फैक्टर है 2, H3PO2 इसका N फैक्टर है 1, H3BO3 इसका N फैक्टर है 1। तो हमारे पास N फैक्टर जो है वो डिफरेंट हो गया देन नंबर ऑफ H पॉजिटिव विच आर। इवन H3BO3 की बात करें तो H3BO3 इज बोरिक एसिड। बोरिक एसिड में नो आयनाइजेबल H पॉजिटिव इन नॉर्मल कंडीशन। तो हमारे पास इस कंपाउंड के पास कोई भी H देने की कैपेसिटी नहीं है। आपने इससे पहले जितने भी एसिड मैंने लिखे हैं सब में वो नॉन मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोरिक एसिड में बोरोन है। आपने भी बनाना बॉन्ड में पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन बोरॉन, दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स बनाना। तो बोरिक एसिड के पास एक भी H देने की कैपेसिटी नहीं। तो ये कैसे न्यूट्रलाइज करता है बेस को? H3BO3 combine with 1 mole of OH negative in order to form BOH4 1 negative, right? So it has ability to neutralize 1 mole of OH. 1 mole of boric acid neutralize 1 mole of, right? तो हमारे लिए बेसिसिटी और N फैक्टर ऑफ एसिड इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव न्यूट्रलाइज बाय 1 मोल ऑफ एसिड। इसी तरह बेस के लिए एसिडिटी ऑफ बेस दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव न्यूट्रलाइज बाय 1 मोल ऑफ बेस। तो मुझसे पूछा गया N फैक्टर ऑफ NaOH, तो मैंने लिखा 1, क्योंकि इसकी वजह क्या थी? NaOH react with 1 mole of H positive so as to give sodium ion
प्लस 1 वाटर मोल। फिर से पूछा गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आंसर लिख दिया 2। फिर से पूछा गया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, आंसर लिख दिया 1। फिर से पूछा गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आंसर लिख दिया 1। बस इतना ही। लेकिन मुझसे पूछा गया अमोनिया, अब एक भी OH नहीं है, फिर भी n फैक्टर 1। मुझसे पूछा गया हाइड्राजीन, एक भी OH नहीं है, मैंने लिखा 2। मेरे पास है C6H5NH2 एनिलिन, n फैक्टर। तो हमारे पास इनकी कैपेसिटी H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने की इनकी लोन पेयर गिविंग कैपेसिटी पर है। इनके पास लोन पेयर देने की कैपेसिटी है। तो NH3 न्यूट्रलाइजेज 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव बाय कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू अमोनिया। तो हमारे पास वो OH नहीं डोनेट कर रहा है, वो एक H एक्सेप्ट कर रहा है। So this is the way we check N factor. So N factor is ability of any compound to react. तो ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो रिएक्टिविटी, राइट। देखिए, बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, we can simplify chemical calculations. We can simplify chemical calculations by using concept of gram equivalents. We can simplify chemical calculations. Note कीजिए, एक OH नेगेटिव वो ले रहा है इसलिए। नहीं, N फैक्टर सिर्फ आयनाइजेबल H पे नहीं डिपेंड करता, वो एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज OH नेगेटिव पर भी डिपेंड करता। हाँ जी, क्या कह रहे हो? G इक्विवेलेंट इज ग्राम इक्विवेलेंट। वो भी याद ही करना है, थोड़ा सब्र रखा करो, सबको साथ लेके चलना है, स्टेप बाय स्टेप सिखाना है।
इसकी एक्सप्लेनेशन इक्विलिब्रियम चैप्टर देता है, अभी कैसे कराएं, क्या करो कभी जानते। पहले बेसिक चीजें तो सही कर लो यार, परफेक्ट तो कर लो सारी चीजें, स्टेप बाय स्टेप चलो। हाँ जी, कैपिटल एम है, ऊपर NEQ है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नीचे कैपिटल एम है, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट। हर चीज कंफ्यूजिंग होती है जब हम स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ते, है ना। हर चीज कंफ्यूजिंग है जब हम ऊपर नीचे सारी लाइनें और ये सोचते पढ़ते क्या हो क्या रहा है, कभी ग्राम इक्विवेलेंट, कभी मिली इक्विवेलेंट, कभी ग्राम इक्विवेलेंट वेट। लिख सकते होंगे, मैंने अभी नहीं लिखवाया, मेरा भी पर्पस डेफिनेशन लिखवाना था। बच्चों का पर्पस फॉर्मूले ढूंढना होता है, बच्चे अपने दिमाग से चलते, टीचर अपने दिमाग से चलवाता है, तो फाइनली बच्चे चलते अपने दिमाग से, टीचर से सुनते नहीं। अब इतने दिन हो गए तुम्हें आते हैं, थोड़े तो सब्र करा कर, अगर मैं कह रहा हूँ कि आगे करेंगे तो आगे करेंगे यार, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हाँ जी, वॉल्यूमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन नहीं कंस्ट्रक्शन आज तो टेस्ट ही नहीं है, आज तो टेस्ट ही नहीं है, है? आज इसलिए टेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे टॉपिक पूरा कराना है। The number of moles of OH negative neutralized by acid is basicity of acid. हाँ तो बेसिसिटी कहलाती है ना, बेसिसिटी ऑफ एसिड इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव न्यूट्रलाइज्ड बाय एन एसिड। नहीं, मतलब समझा नहीं बात को, सर बोलो। जिन मैंने जो रेड से लिखा वो है कि जो दिख रहा है वो एक्चुअल नहीं है, और जो मैंने लिखा है वही एक्चुअल है। मैंने ये नहीं लिखा है कि 3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। मेजॉरिटी में ब्लू वाले होते हैं, कुछ में रेड वाले होते हैं। मेजॉरिटी में आयनाइजेबल एच उतने ही होते हैं जितने दिख रहे होते हैं। लेफ्ट वाला पेज तो हो गया सभी का, एक आधा नो आ ही जाता है सारे यस करते करते भी। हर्षित कह रहा राइट वाला भी हो गया सर, अगला चलाओ। बेटा पेज चेंज कर रहा हूँ। फ्राइडे बताऊंगा। हाँ जी, चलो नहीं लेते, नहीं लेते, अगले संडे दे देना थोड़ा तसल्ली से। हाँ जी, एग्जाम तो चलते ही रहते हैं। अगर मैं पूरे साल का शेड्यूल बताऊं तो मेरे ख्याल से मई में भी कुछ स्कूलों में यूनिट टेस्ट थे, है ना, फिर जुलाई में भी कुछ स्कूलों में यूनिट टेस्ट आ गए, फिर अगस्त में कुछ के पेपर आ गए, सितंबर में आधी से ज्यादा क्लास के पेपर आ गए,
अक्टूबर में फिर किसी के यूनिट टेस्ट आ जाएंगे। तो ये तो कहानी चलती रहती है। प्लस में तो बड़ी मस्त की क्लास होती है। रोज टेस्ट दो, रोज पढ़ो, क्वेश्चंस करो, जितने कर लो उतने कम पढ़ते हैं, जितना ज्यादा पढ़ लो उतनी डांट पड़ती है। मस्त की क्लास होती है। ट्रू स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ का मतलब क्या होता है? पढ़ने वाला होता है ना। लेकिन बच्चे कहते हैं स्टूडेंट लाइफ वाला तो मस्ती वाले। वो मस्ती थोड़ी ना होती है, वो तो यूथ में आती है जाके, वो जो 20s में जाते हैं ना, हम सेटल डाउन हो चुके, फिर मस्ती वाली लाइफ शुरू होती है। स्टूडेंट तो मतलब ही पढ़ना होता है। स्टूडेंट नहीं जो स्टडी के लिए बना है। बच्चे कहते हैं स्टूडेंट मतलब जो मस्ती के लिए बना है, और डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है। एक मिनट ठहरो आप। हाँ जी बोलो। इसमें बेटा बोरिक एसिड में एक भी आयनाइजेबल एच नहीं है, एक भी आयनाइजेबल ओ एच नहीं है, लेकिन उसके एक मॉलिक्यूल के पास एक मॉलिक्यूल ओ एच नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी है बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ ओ एच। तो वो एसिड है, लेकिन एच देने वाला एसिड नहीं है, ओ एच लेने वाला एसिड। हाँ जी बोलिए। एसिड्स आर डिफाइंड एंड बेसिस आर डिफाइंड। डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। वो तो बता दिया ना, एसिड वो है जो आयनाइजेबल एच दे रहा है या ओ एच को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यही तो बताया। जो सॉल्यूशन में पूछी जाती है वो नहीं है भाई। अभी केमिस्ट्री में छोटी सी आ रही है आपके पास ना। इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर 6 डेफिनेशन, 6 अलग थियरीज हैं एसिड्स और बेसिस, और 3 थियरीज हमें पढ़ाई जाती हैं। और आप जो थियरी इस वक्त यूज कर रहे हो वो एक ही थियरी है। तो इसलिए आप मेरे से पूछोगे एसिड और बेसिस कैसे डिफाइन करो, मैं कैसे बताऊंगा? और मेरे मुंह से सुन भी लोगे तुम्हें फायदा क्या होगा? तो फायदा नहीं है ना। इसका इसका NH2 is hydrazine and NH2 on benzene is aniline. Aniline, ANILINE. Salt analysis है ना। NH3 is a Lewis base, तो लोन पे गिविंग टेंडेंसी के बेस पे बता रहे हो। ब्रॉन्स्टेड एसिड बोला होगा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। नहीं ब्रॉन्स्टेड ही होगा, तो कोई नहीं हो सकता। प्लस एंड फाइनल का ही वाइवा इंपॉर्टेंट होता है यार, आगे पीछे क्या फर्क। आज जनरल पढ़ ले, जो जनरल प्रैक्टिकल दिया उसकी थियरी तो पता होनी चाहिए। टाइट्रेशंस कर लिए तुम सबने, तो नॉर्मेलिटी तो आएगी ना उसमें। N1 V1 equals to N2 V2। ऑक्सैलिक एसिड विद NaOH। ऑक्सैलिक एसिड किसमें था? ब्यूरेट में, कॉनिकल फ्लास्क में। फिर तो NaOH मुंह के अंदर गया होगा, बड़ा कौड़ा होता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि पिपेट में ज्यादा खींचो तो अंदर ही जाएगा। हाँ जी, यहाँ तो हो गया। So normality is defined as number of gram equivalents of solute dissolved per liter of solution। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जो स्टूडेंट ऐसा सोचेगा कि कितने पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा उलझा रहेगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज जस्ट अ कंसेप्ट हमने डेवलप किया इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के कंसेप्ट को डेवलप किया। जब हम लिखते हैं ऐसा कि ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट रिएक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए किया, तो जो बच्चे न्यूमेरिकल से भाग रहे होते वो कहते सर वो सिंप्लीफाई किया और उलझा लिया, राइट। तो बेसिकली इसमें n फैक्टर कॉज ऑफ रिएक्टिविटी है, और जब भी हम बात करेंगे ऐसी तो ये वेरिएबल चीज हो जाएगी। एटॉमिक वेट ऑफ आयरन इज फिक्स, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज वेरिएबल। Molecular weight of H2SO4 is universally 98, but its gram equivalent weights can be calculated in 4 or 5 different ways. तो gram equivalent weight is not 98. तो हमें रिएक्शन में सोचना पड़ता है कि H2SO4 किस कैपेसिटी में रिएक्ट कर रहा है, राइट। ठीक है, नोट डाल के लिखना है क्विक। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके बाकी दोस्तों को दिक्कत हो जाती है, उनके सब्र का बांध टूट जाता है, वो गप्पे मारने लग जाते हैं। राशि ने कहा प्रूव करती हूँ। कौन पूछ रहा था? ऋत्विक है? ये बोला है कि तुम गप्पे मारने लग जाते हो, सब्र का बांध टूट जाता है, और ऋत्विक तो आजकल बहुत ही गप्पे मारता है। लिखिए, नोट डाल के जा, बाद में लिख लियो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, number of gram equivalents of all compounds, number of gram equivalents of all compounds which participate in a reaction are always equal, are always equal. Likewise, when atoms of two elements combine with each other, then their weights represent equal number of gram equivalents. Then their weights represent equal number of gram equivalents. आप इस नोट को घर जाकर हाईलाइट करके डेकोरेट करके कुछ तारों वारों से सजा के रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी? हमने कहा नाइट्रोजन ने ऑक्साइड बनाए N2O, NO, N2O3, masses which combine are 28, 16, 14, 16, 28, 48। इस कंपाउंड में अगर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, तो 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगी। जितने ग्राम इक्विवेलेंट नाइट्रोजन के 28 ग्राम रिप्रेजेंट करेंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के 16 ग्राम इस कंपाउंड में रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह अगर मेरे पास NO है और मैंने कहा इसमें B ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, तो ऑक्सीजन के 16 ग्राम जो होंगे वो B ग्राम इक्विवेलेंट ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ 16 ग्राम B ग्राम इक्विवेलेंट हैं और यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। यहाँ 28 ग्राम में जितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में उतने ग्राम इक्विवेलेंट हैं। यहाँ 14 ग्राम नाइट्रोजन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में उतने ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ अगर C ग्राम इक्विवेलेंट्स है नाइट्रोजन के, तो ऑक्सीजन के भी
C ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट कहता है जब दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, उन दोनों एलिमेंट्स का वेट कोई भी यूज हो रहा हो, एक एलिमेंट का वेट जितने ग्राम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे एलिमेंट का वेट उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये एक सॉल्ट होगा तो कैटायन जितने ग्राम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेगा, एनायन उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एलिमेंट्स के लिए एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर फॉर एलिमेंट्स, हम सभी जानते हैं एलिमेंट्स की कॉज ऑफ रिएक्टिविटी उनकी वैलेंसी होती है, जिस वैलेंसी से वो कंबाइन करते हैं। इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट विल बी ग्राम एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। अब लेट से मेरे पास नाइट्रोजन का ऑक्साइड है N2O4। N2O4 में नाइट्रोजन का मास कितना है? 28 और ऑक्सीजन का मास कितना है? 60, राइट। तो हमारे पास नाइट्रोजन का मास कितना है? 28 और ऑक्सीजन का मास कितना है? 64। ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट कहता है 28 ग्राम नाइट्रोजन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, ऑक्सीजन के 64 ग्राम में उतने ही ग्राम। बताइए N2O4 में नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है? 4 और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2। इसकी वैलेंसी यहाँ पर, इसकी वैलेंसी यहाँ पर। नाइट्रोजन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। तो 28 डिवाइडेड बाय 14/4 and 64 divided by 16/2. So here we have 2 and here we have 4. So 28 grams of nitrogen represent 8 gram equivalent and 64 gram of oxygen also represent 8 gram. So 28 ग्राम में 8 ग्राम इक्विवेलेंट हैं और 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में भी 8 ग्राम। तो whensoever any compound is formed, the number of gram equivalents representing a weight is always। तो अगर मेरे पास नाइट्रोजन का ऑक्साइड है N2O5, तो यहां पर मेरे पास नाइट्रोजन का वेट है 28, ऑक्सीजन का वेट है 60। नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 5, ऑक्सीजन की वैलेंसी वही रही। तो यहां पर मेरे पास ये 10 हो गए और ये भी 10 हो गए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ 2 एलिमेंट्स which combine with each other to form a compound always remain। इसलिए कॉज ऑफ रिएक्टिविटी पर बात, ताकि हमारे पास जो मास की रेशो आए वो कन्वीनियंट हो जाए, क्योंकि जितने ग्राम इक्विवेलेंट एक एलिमेंट के कंबाइन कर रहे होंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे एलिमेंट। ये कंसेप्ट हमें मदद करता है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स एक्सप्लोर करने में। जिस एलिमेंट की वैलेंसी नहीं पता और वो किसी ऐसे एलिमेंट से कंबाइन करता है जिसकी वैलेंसी पता है, तो हम अकॉर्डिंगली उसके मासेस से वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट कहता है अगर दो कंपाउंड मिलकर एक रिएक्शन दे रहे हैं, अब ये इक्वेशन कह रही है 2 moles of NaOH react with 1 mole of H2SO4 so as to give 1 mole of Na2SO4 and 2 moles of water। अब जो वेट यहाँ पर NaOH का यूज हुआ होगा, कितना वेट होगा? 80 ग्राम। और इसका कितना वेट होगा? 98। अभी सॉल्ट का इनफेक्टर पड़ा नहीं, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा। NaOH कितने OH नेगेटिव दे रहा है? 1। और H2SO4 कितने H दे रहा है? 2। तो इसका इनफेक्टर 1 है, तो ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय 1। इसका इनफेक्टर 2 है, तो ये हो गया 98 डिवाइडेड बाय।
तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट हो गए दोनों के? तो वेन्स एवर एनी रिएक्शन टेक्स प्लेस, अगर इसके ग्राम इक्विवेलेंट एक्स होंगे तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट एक्स होंगे, इसके ग्राम इक्विवेलेंट एक्स होंगे और इसके ग्राम इक्विवेलेंट एक्स होंगे। तो अगर मेरे पास XX ग्राम इक्विवेलेंट इनके कंज्यूम हुए हैं तो XX ग्राम इक्विवेलेंट इनके प्रोड्यूस हुए होंगे। राइट। तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट की नेसेसिटी इसलिए थी क्योंकि हम केमिकल कैलकुलेशंस में कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहे थे जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की कैलकुलेशंस को रिलेटिवली सिंपल बना पाए। मोल के साथ जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे इक्वेशन, आपका न्यूमेरिकल का आंसर सही नहीं आएगा। मोल कंसेप्ट में बैलेंसिंग इज मस्ट, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट में बैलेंसिंग चाहिए ही नहीं। जो मर्जी लिखा हो, सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर ही तो आने। अगर हमें नहीं भी पता वो कैसे रिएक्ट करता है तो भी ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही होंगे जितने दूसरे के आए। राइट। तो अगर इस रिएक्शन में 2 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के हैं, 2 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 के हैं, तो Na2SO4 के कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे? 2 ही होंगे। एन फैक्टर हमें पता है या नहीं? राइट। नोट। आज बोलो। नहीं बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट कहता है सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, कॉफिशिएंट का रोल ही नहीं है। राइट। मोल्स में कॉफिशिएंट का रोल, यहां भी तो 2 आना चाहिए था, फिर यहां भी 2 था है, मतलब कैसे सॉल्व किया? तेरे को वाटर का एन फैक्टर ही नहीं पता, कैसे हो जाएगा? फिर तो NaOH के भी 2 थे, उसका भी एन फैक्टर 2 कर ले। आज बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट जस्ट अ टर्म in order to simplify calculations. The mass ratios in which the element will combine, that is the number of gram equivalent. तो ग्राम इक्विवेलेंट वो टर्म है जिसको डेवलप किया गया ताकि एलिमेंट्स की वैलेंसी उनके मासेस को प्रिडिक्ट किया जा सके। देखो, ग्राम इक्विवेलेंट का जब फिजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं है तो उसकी पिक्चर माइंड में बना कैसे पाओगे? कोई नंबर है ही नहीं, कोई मास है ही नहीं। राइट। आप, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप जितना इसको पिक्चराइज करने की कोशिश करोगे आप उलझते चले जाओगे। इट इज जस्ट अ कंसेप्ट, एयर है। राइट। दिखती नहीं, सिर्फ एक तरीका है जिसके जरिए हम केमिकल कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई कैसे करता हूं उसको समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल्स दी। बेटा, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो मैंने कहा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू फॉर्म N2O4. ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड इज 14/4 एंड ऑक्सीजन इज 16/2. राइट। तो मैंने कहा 28 ग्राम्स ऑफ N2O4 रिप्रेजेंट 8 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन and 64 gram of oxygen also represent 8 gram equivalent of oxygen. हाँ जी बोलो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ ना भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की तो चीज पढ़ा रहा हूँ। गिवन वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट एंड ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। तुम लोग पूरी तरह समझते नहीं मेरी बात को, तुम्हें नहीं समझ में आ रही तो जो न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं निकालते उनको तो पता नहीं चला होगा मैंने क्या जादू कर दिया। हिली गिली हिली गिली हो, ऐसे ही लगा होगा उन्हें। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट नाइट्रोजन के हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के हैं। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन वेट ब्लू से लिखा गया है
और ग्राम इक्विवेलेंट वेट रेड से लिखा है। उसको काटने के बाद जो उनका प्रोडक्ट आया वो नंबर ऑफ ग्राम। तो मैंने 2-3 स्टेप्स को इकट्ठा करके एक ही जगह कर दिया कि आप समझ ही लोगे। आप कुछ पूछ रहे थे? ग्राम इक्विवेलेंट नहीं, उसके मोल से कोई लेन देन नहीं है। जो कॉफिशिएंट्स हैं उसका एन फैक्टर से कोई कंसर्न नहीं। एन फैक्टर एक मॉलिक्यूल की अपनी नेचर है, वो एक रिएक्शन में क्या कर रहा है। कॉफिशिएंट तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बैलेंस करने का तरीका है। अभी तो बैलेंसिंग हम ऐसे ही करते हैं ना, आसान आसान सी 2 1 2। हम जब रिडॉक्स में पहुंचेंगे एक का कॉफिशिएंट 3, एक का 23, एक का 32 हो जाएगा। अब उनको बैलेंस कैसे करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट आते हैं तो सबके बराबर ही होंगे, एक के निकालो सारे बराबर है। नहीं चाहिए ना, मुझे क्वेश्चन चाहिए नहीं ना, मुझे उसकी नेचर चाहिए। NaOH gave 1 mole of OH नेचर चाहिए नहीं। मैंने यहाँ पर 80 ग्राम जो लिखा वो इक्वेशन बैलेंस से लिखा, पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा ना। क्वेश्चन में तो दिया होगा 5 ग्राम्स ऑफ NaOH रिएक्ट विद सर्टेन ग्राम ऑफ H2SO4। तो 5 ग्राम जितने ग्राम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेगा, H2SO4 के भी उतने ग्राम इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल कंसेप्ट कराना था, इसलिए टेस्ट कैंसिल किया है। तो अभी तो क्वेश्चन कोई कराया नहीं है, तो कंसेप्ट ही पढ़ा रहा। और बिना क्वेश्चन कराए समझोगे क्या? हाँ जी, हो गया दोनों पेज। टू मोल 1 मोल तो हमने बैलेंस किया है। हमने इक्वेशन बैलेंस की और लिखा 2 moles of NaOH react with 1 mole of H2SO4 so as to give 1 mole of Na2SO4 and 2 moles of water। हाँ जी बिल्कुल। माने जी क्या समझाया, बता दो जरा। व्हाट इज दिस ऑल स्टोरी? बताओ। हम इस आर्टिकल के अंदर क्या पढ़ रहे हैं इन 2 पेजेस में? ऐसे तो क्वेश्चन पूछा मैंने, यहाँ निकला क्या पढ़ रहे हैं हम? क्यों, क्या क्या है उसका मतलब, क्या पर्पस क्या हो, तो हम ऑलरेडी पिछले पेज में लिख चुके हैं। इन दोनों पेजेस में हमने क्या समझने की कोशिश की है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट। हमने इन दोनों पेजेस में समझने की कोशिश की कि अगर रिएक्शन हो रहा है कंपाउंड लेवल पर, और अगर कंपाउंड बना हुआ है एटॉमिक लेवल कॉम्बिनेशन से, तो एक कंपाउंड में जो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स का वेट है उसके अंदर जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे दोनों के बराबर। और अगर एक रिएक्शन हो रहा है उसमें 2 3 4 5 कितने भी केमिकल स्पीशीज हो, उन सभी के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे दे विल ऑलवेज बी इक्वल। तो अगर एक पर्टिकुलर केमिकल स्पीशीज के हमने ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए, तो बाकी सब केमिकल स्पीशीज के ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही रहेंगे। हाँ जी आदित्य बोलो। नहीं करना पड़ेगा, हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ कंपाउंड की नेचर पता होनी चाहिए कि एक एलिमेंट, एक कंपाउंड उस रिएक्शन में किस कैपेसिटी में रिएक्ट कर रहा है। केमिस्ट्री में रिएक्शन किस कैपेसिटी में होते हैं? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होते हैं, एसिड एंड बेस होते हैं, डबल डीकम्पोजिशन होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडक्शन ऑक्सीडेशन ही होते हैं। तो वहां पर ये सारी चीजें आएंगी।
तो जिस कैपेसिटी में एक कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है हमें सिर्फ उसकी नेचर पता होनी चाहिए। मैंने ये 80 ग्राम और 98 ग्राम आपको समझाने के लिए लिए थ्रू बैलेंस्ड इक्वेशन, लेकिन अगर वहां पर पेपर में 5 ग्राम 50 ग्राम लिखा भी है तो भी मैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट निकालूंगा 40/1 से डिवाइड करके। तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के आ रहे होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर वेट H2SO4 का यूज होगा, रेस्ट सरप्लस बचा रहेगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट के कंसेप्ट से हमारे लिए केमिकल कैलकुलेशंस आसान है। राइट, किसके लिए? इसमें अलग किया उसमें अलग किया, इसमें एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी किया और इसमें मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आयनाइजेबल H, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आयनाइजेबल OH। ब्लू वाला 28 यहां से लिया गिवन वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट रेड वाला अपने पास से लिया एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। लिख आ गया। बोलो। पता नहीं क्या बोल रहे आप। ग्राम इक्विवेलेंट के कंसेप्ट को डेवलप करें, आंसर नहीं निकाल रहे हैं। हमारा टारगेट आंसर निकालना नहीं है 8 है 10 है 50 है, हमारा मतलब है हमने कंसेप्ट पढ़ना है ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। हमने कहा जितना वेट एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करेगा उसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही होंगे। राइट, तो हमने कहा ग्राम इक्विवेलेंट वेट था मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट की जगह मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर कर दिया। अब ये फॉर्मूला किसकी जगह हो गया, मोलारिटी की। तो हम लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, और मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। राइट, ये फॉर्मूला जो आपका जो है। So number of gram equivalents of solute is equals to number of moles of solute into n। जैसे हमने मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स एंड मिली मोल्स लिखे थे वैसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और मिली इक्विवेलेंट लिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ solute is normality into volume in liters and milli equivalent is normality into volume in। तो किसी भी रिएक्शन में जो ग्राम इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट यूज हो रहे हैं वो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। राइट, तो जब आप लैब में प्रैक्टिकल्स करते हुए N1V1 इक्वल्स टू N2V2 लिख रहे होते हैं तो आप क्या लिख रहे होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड सब्सटेंस बिकॉज दे आर रिएक्टिंग। आप जब टाइट्रेशन करवा रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड और NaOH की, ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर 2 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 1 है। ऑक्सैलिक एसिड के साथ NaOH जब कंबाइन करेगा 1:2 मोलर रेशियो में करेगा। तो अगर आप मोलारिटी लगाओगे तो एक के मोल दूसरे से 2 टाइम्स आएंगे, लेकिन आप नॉर्मेलिटी लगाते हैं प्रैक्टिकल्स में क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा बराबर आएंगे, इसलिए N1V1 इज इक्वल टू N2V2। क्योंकि जो भी दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा बराबर रहेंगे। राइट, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमने डेवलप क्यों किया, क्योंकि हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। केस 1, मुझे एसिड और बेस को आपस में रिलेट करना है जो आप स्कूल में प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन में करवा रहे होते हैं। तो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट बेस के ग्राम इक्विवेलेंट से बराबर होंगे। इसका N1V1 ऑफ एसिड इज इक्वल टू N2V2 ऑफ एसिड। तो अगर पेपर में नॉर्मेलिटी नहीं दी है मोलारिटी दी है तो फॉर्मूला यही लगाना है, पर नॉर्मेलिटी में मोलारिटी का फॉर्मूला लगा लो, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड
मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ, राइट। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ टू केमिकल स्पीशीज विच रिएक्ट विद ईच अदर आर ऑलवेज। अगर हमने लिखा केस 2 और हमने कहा हमारे पास 2 और मोर सॉल्यूशंस हैं सेम सब्सटेंस के, तो हम क्या करेंगे? अगर सेम नेचर है, मतलब H2SO4 H2SO4, HCl एंड H2SO4, NaOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो N1V1 प्लस N2V2 गिव राइज टू NV। सेम फॉर्मूला जैसे हमने मोलैरिटी का किया था, और V इज द फाइनल। लेकिन अगर मुझे पता लगाना है दो एसिड मिलकर एक बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, या दो बेसिस मिलकर एक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो N1V1 of acid 1, N2V2 of acid 2 must be equals to NV of base. Reason? It is the gram equivalent of first acid plus gram equivalent of second acid. तो इनका सम टोटल क्या हो गया? Total number of gram equivalents of acid must be equals to number of gram equivalents of base. केस 4, मैंने एसिड और बेस को आपस में सेम सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया। अब दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स फर्स्ट सॉल्यूशन, ग्राम इक्विवेलेंट माइनस सेकंड सॉल्यूशन, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन। पॉजिटिव फंक्शन रखने के लिए जिसके हायर ग्राम इक्विवेलेंट हो वो पहले लिख दीजिए, जिसके लोअर ग्राम इक्विवेलेंट हो बाद में। वैसे तो ये क्वाइट ऑब्वियस है, पर बच्चे कई बार केयरलेसली यहाँ माइनस करके यहाँ माइनस लगा देते हैं। सिर्फ इसलिए लिखा है फाइनल वॉल्यूम इज V1 प्लस V, राइट। अगर आपने कॉनिकल फ्लास्क में 10 मिलीलीटर एसिड बेस लिया है और ऊपर से ब्यूरेट से 20 मिलीलीटर बेस यूज हुआ है, तो कॉनिकल फ्लास्क में नेट वॉल्यूम कितना होगा? 30 मिलीलीटर। वॉल्यूम कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, तो V इज द फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस